बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास आज एक बार फिर अल्लामा अब्दुस्तार आसम साहब की नई किताब है। इसका नाम है राय-ए-आमा। इसके मुसन्नफ़ हैं, तख्लीक़कार हैं राय रियाज़ हुसैन साहब। राय रियाज़ हुसैन का ताल्लुक़ झंग से है। वो वज़ारत इत्तलात व नशरियात में आला ओहदे पर रहे हैं। भारत में भी उनकी तैनाती रही है। वो अपनी मुलाज़मत के दौरान कई अखबारात में कालम लिखते रहे। कई कालमों को इस किताब का हिस्सा बनाया गया है और इसमें कुछ ऐसी तहरीरें भी हैं जो गैर मतबूआ हैं, जो पहली दफ़ा आपके सामने आ रही हैं। राय रियाज़ हुसैन ने भारत में जो कुछ देखा, हजाज मुक़द्दस गए, वहाँ पे जो कुछ देखा, दीगर ममालिक में भी गए, वहाँ पे जो कुछ देखा, पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ उनके सामने होता रहा, उससे भी उन्होंने पर्दा उठाया है। मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी 12 अक्टूबर 1999 की रात जबर की रात थी, सितम की रात थी। इस रात को क्या हुआ, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात की जाए तो कुछ लोग बैकफुट पर चले जाते हैं। उनके पास मियां नवाज शरीफ का दिफा करने के लिए कुछ नहीं होता। मियां नवाज शरीफ के कई दोस्त भी मियां नवाज शरीफ के हवाले से, उनका दिफा करने के हवाले से घबरा जाते हैं। लेकिन राय रियाज़ हुसैन की तरफ से ऐसा कुछ इस किताब में कहा गया है जिससे मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन शख्सियत नज़र आते हैं। मियां नवाज शरीफ की शख्सियत के बहुत से पहलू राय रियाज़ हुसैन साहब सामने लाए हैं, जो पहले दुनिया की नज़रों से ओझल थे। इसी तरीके से कैप्टन सफदर के हवाले से उन्होंने जो कुछ लिखा है वो भी शायद कुछ लोगों के लिए नया हो। उन्होंने ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ ने किस तरीके से कैप्टन सफदर को अपना दामाद बनाने का फ़ैसला किया। इसके पीछे एक अलमारी है, बेनज़ीर भुट्टो की अलमारी, जिसमें बड़े ज़ेवरात मिले थे, वो उन्होंने मियां नवाज शरीफ के सामने रख दिए। कैसे ज़ेवरात मिले थे, ये किताब का हिस्सा है। इसके अलावा राय रियाज़ हुसैन वो इंडिया गए। इंडिया की जो हालत ज़ार है उस पर उन्होंने जिस तरीके से खामा फुरसाई की है। हम जैसे लोग भारत अगर जाना चाहते थे, भारत की बोसीदा और तारीख गलियों का जिस तरीके से उन्होंने उसका जिक्र किया है, ये किताब पढ़कर कोई बंदा भी भारत जाना पसंद नहीं करेगा। राय रियाज़ हुसैन साहब की तरफ से मोदी के पाकिस्तान का जबरी मेहमान बनने का भी किस्सा बयान किया गया है। झंग से झज्जर तक की तफसीलात भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है कि किस तरीके से राय रियाज़ हुसैन अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे जाते हैं, किस तरीके से इनके ससुराल का घर तलाश करते हैं, वहाँ पे मस्जिद कैसी है, इमाम मस्जिद कैसे हैं, ये सारा कुछ इस किताब का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ बड़े सहाफ़ियों के इस किताब में तासरात दिए गए हैं, जिनमें जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, इनमें जब्बार मिर्ज़ा साहब हैं और असलम खान साहब हैं। कौन से असलम खान साहब हैं ये इसमें वाज़ेह नहीं किया गया। क्या वो बुढ़ा गुराया वाले असलम खान साहब हैं? मेरा ख्याल है जो तर्ज़ तहरीर है वो उन्हीं का है, बुढ़ा गुराया वाले असलम खान साहब का। बहरहाल ये किताब पढ़े जाने से तल्लुक़ रखती है। इस किताब में राय रियाज़ हुसैन ने बड़े बड़े लोगों की बात की है। परवेज़ मुशर्रफ की बात की है, मियां नवाज शरीफ की बात की है, शहबाज शरीफ की बात की है, चौधरी शुजात हुसैन की बात की है, परवेज़ इलाही की बात की है, ज़फ़रुल्लाह जमाली की बात की है। जब ज़फ़रुल्लाह जमाली का जिक्र आता है तो ना सिर्फ राय रियाज़ हुसैन की तरफ से बल्कि जब्बार मिर्ज़ा की तरफ से, हामिद मीर की तरफ से और असलम खान की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि किस तरीके से ज़फ़रुल्लाह जमाली मुशर्रफ के सामने डट गए थे। मुशर्रफ क्या करना चाहते थे, वो डॉक्टर अब्दुल करीर खान को अमेरिका के हवाले करना चाहते थे कि ज़फ़रुल्लाह जमाली ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। यही वजह है कि परवेज़ मुशर्रफ ने ज़फ़रुल्लाह जमाली की छुट्टी करा दी और उनकी जगह पर चौधरी शुजात हुसैन को ले आए। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ज़फ़रुल्लाह जमाली को क्यों निकाला गया था। इन हज़रात की तरफ से, राय रियाज़ हुसैन की तरफ से वजह बताई गई है। अगर ऐसा ही था तो ये सवाल पैदा होता है कि चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म बनने के बाद क्या डॉक्टर अब्दुल करीर खान की अमेरिका हवालगी पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी थी। इस पर ना सिर्फ राय रियाज़ हुसैन साहब खामोश हैं बल्कि पूरी की पूरी तारीख़ खामोश है। राय रियाज़ हुसैन साहब ने इस किताब में जितनी भी बातें की हैं उनमें से अक्सर बातों से इत्तेफाक किया जा सकता है, यकीनी तौर पर इत्तेफाक किया जा सकता है।
لیکن ہر بات سے اتفاق نہیں ہو سکتا، خصوصی طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی امریکی حوالگی کے حوالے سے۔ یہ بات رائے ریاض حسین کو کیسے پتہ چلی؟ کیا رائے ریاض حسین صاحب یا جبار مرزا صاحب وہ بھی اپنی کتابوں میں ایسا لکھ چکے ہیں؟ حامد میر بھی ایسا کہہ چکے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی بھی ایک شخص اس چیز کا گواہ ہے کہ پرویز مشرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور ان کو لے جانے کے لیے C-130 بھی تیار کر دیا گیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قطعی طور پر کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ اس کے سب سے بڑے گواہ SM ظفر صاحب ہیں۔ ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی لمحے پر امریکہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ SM ظفر صاحب وہ شخصیت ہیں، جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ڈی بریفنگ کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ساتھ SM ظفر کو رکھنا چاہتا ہوں۔ ISI کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ SM ظفر صاحب ایسے شخص ہیں کہ ہماری بات بھی باہر نہیں جائے گی اور آپ کی نمائندگی بھی ہو جائے گی۔ SM ظفر صاحب بڑے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پاکستان بطور ریاست انتہائی زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتا۔ بہرحال ظفر اللہ جمالی صاحب کی طرف سے یہ ایک غلط بیانی ہے جس کو انہوں نے اپنے استعفے کے جواز کے طور پر استعمال کیا۔ اسی طریقے سے ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں سیٹھ عابد کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس کی تردید خود ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کی ہے۔ ان کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی تھی، ان کی زندگی میں وہ ویڈیو چلتی رہی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بندہ فراڈیا ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے۔ اس بندے کی طرف سے 1% کا کام بھی پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بندہ اس لیے دعویٰ کرتا رہا تاکہ اس کو انکم ٹیکس میں چھوٹ مل سکے۔ جو کوئی یہ امپورٹ کرتا تھا اس میں یہ سہولتیں لینا چاہتا تھا۔ بہرحال ہمارا موضوع رائے ریاض حسین کی کتاب رائے عامہ ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ علامہ عبدالستار اعظم صاحب نے اس کو شائع کیا ہے۔ ملنے کا ایڈریس وہی ہے، قلم فاؤنڈیشن، والٹن روڈ، لاہور، اور اس کی قیمت 1500 روپے رکھی گئی ہے۔ 272 اس کے صفحات ہیں اور اس کتاب کو خوبصورت تصویروں کے ساتھ مزین کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے کے لیے، پاکستان کی سیاست میں کیا کچھ ہوتا رہا اس کو جاننے کے لیے یہ کتاب انتہائی زیادہ موزوں ہے۔ آخر میں رائے ریاض حسین صاحب کو یہ بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر وہ پورے کے پورے کالم اس کتاب میں نہ شامل کرتے بلکہ ان کالموں کو سامنے رکھ کر دوبارہ سے اس کو تحریر کرتے تو میں سمجھتا ہوں یہ کتاب ایک نایاب اور بہترین دستاویز کی صورت اختیار کر لیتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔